previous class we started with the how if a firm choose to expand, so which are the mode available for a firm for expansion. So we did export. In export there are two mode, direct and indirect. Direct and indirect. In the direct export, a firm directly export to the another country. It's a kind of direct export. And indirect, there is some intermediary between for the exporting. So it's a indirect exporting. If the question comes to explain the different kind of modes of expansion, different kinds of mode of expansion, you need to explain. If firstly see that how much marks का कितना वो question है, then give explanation accordingly. If they ask you कि explain the different modes, so different modes है, अगर तुम्हें आपको ये बोल रखा है ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो डीपली समझाना है सारा, बट अगर आपको ये बोल रखा है कि डिफरेंट मोड समझाओ तो आप ऐसे चार्ट बना देना. देयर इज अबाउट एंट्री मोड. एंट्री मोड होता है, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल. 3 बेसिस पे बनता है, ठीक है. एक होता है आपका एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट भी क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. And in the contractual mode एक होता है contractual mode. Contractual mode में आपकी 3-4 मोड है जो कि हम लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, टर्नकी कर चुके हैं. आज हम मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे. लाइसेंसिंग, देन फ्रेंचाइजिंग. ये चार्ट आपको अगर इस क्वेश्चन का तो आपको एक चार्ट बनाना है एंड एक्सप्लेन each point along with the advantage and disadvantage. You can give the example also. जैसे कि हम अभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है. लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, टर्नकी प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड इन्वेस्टमेंट भी अभी मैं करवाऊंगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. सो वी डिड एक्सपोर्ट, we did licensing. Now we start with the management contract. आज का जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट. So management contract is a kind of contract in which a government or maybe a business is not satisfied with their local business, so they in order to have expertise in that area, वो क्या करते हैं, वो किसी को मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं. जैसे कि अगर मैंने एक वॉलमार्ट का एग्जांपल देती हूँ. वॉलमार्ट ने क्या करा, अपनी जो वेस्ट डिस्पोजेबल है उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया. मतलब एक पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, ये पूरा फंक्शन है उसमें से किसी एक पार्ट को हमने जब किसी तीसरे पर्सन को दे देते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो उससे एफिशिएंसी से मैनेज करे, तो उसे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. और इसमें वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर लोकल फर्म. वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द लोकल फर्म. अगर हम सेटिस्फाई होते हैं लोकल फर्म की तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट की नीड ही नहीं होती. सो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट अराइज बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड with our local firm and the organization needs somebody those who are expertise of dealing that thing. जैसे कि अगर हम कहें कि होटल मैनेजमेंट है, होटल है हमारा और उसका मैनेजमेंट का हमने किसी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी तीसरी कंपनी को, so इसे come under the management contract. So management contract is a kind of mode in which is a contractual. Contractual means there is a contract between local firm and foreign expansion. एक foreign firm के बीच एक contract है. And in the management contract इसमें क्या होता है कि it can be done because of the foreign countries not satisfied with their local firm. और एक example मैंने आपको और दिया था कि ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के जो मतलब ऑस्ट्रेलिया में कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए, वो जो कोयल का मतलब कोयल निकालते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिला हुआ है. मतलब कोयल एक्सक्रीशन करते हैं ना. हाँ, ठीक है. तो हाँ, एक्सक्रीशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है. तो जब कोई फर्म मतलब कोई कंट्री इज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लोकल फर्म, सो दे कैन गिव द मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट. इसके एडवांटेज क्या है, दे कैन फोकस ऑन द कोर बिजनेस rather than focus on all the thing, they can focus on the core business and बाकी चीज को क्या कर देंगे, वो आउटसोर्स कर दिया, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया. तो द एडवांटेज ऑफ दिस, so that they can focus on their core business
कोर बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं और साथ ही साथ वो क्या कर सकते हैं, वो एक एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं टू मैनेज द बेसिक थिंग बाय जस्ट पेइंग द फीस. By just paying the fees, जैसे I give you example of Walmart. Walmart ने अपना मैनेजमेंट डिस्पोजेबल सिस्टम एक रूबिकॉन टेक्नोलॉजी कंपनी को दे दिया. So it's a kind of management contract for the Rubicon and it's also a foreign expansion. Foreign expansion ये जैसे कि अगर हमें कोई बोले कि इंडिया की कोई फर्म है which is a very good in hospitality, कोई दूसरी कंट्री की फर्म ने बोला कि आप हमारे यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी का क्या करो, मैनेज करो. So just they focus on only the one aspect. It's a kind of management contract. मतलब इसमें क्या होता है कि आप अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर सकते हो, बाकी चीज को क्या कर दिया आपने, आउटसोर्स कर दिया. साथ ही साथ इससे अपग्रेडेशन आती है, अपस्किल्स इंक्रीज होती है और साथ ही साथ आपको ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट. अगर आपको वेस्ट डिस्पोजेबल खुद करना होता तो आपको क्या करना पड़ता, उसमें ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती. लेकिन इस केस में ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. क्या जो एक्सपर्ट बंदा है जिसको इस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, क्या कर दो, उसको दे दो वो चीज़ और वो पे करके यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट. लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका? यस, नेग्लिजेंस. देखो क्वालिटी वी कांट ट्रस्ट कि जो हम क्वालिटी दे रही है वो सामने वाला भी सेम ही देगा. सो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है. और कोई चीज़ अगर आपके बिजनेस के साथ जुड़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपके बिजनेस के साथ जुड़ रही है तो कहने का मतलब है अगर वो कुछ गलती करते हैं तो आपके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है. हाँ, तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के एडवांटेज तो है. डिसएडवांटेज ये है कि ना इससे बिजनेस ना प्राइवेसी लूज कर देता है, अपनी प्राइवेसी लूज करनी पड़ती है. साथ ही साथ जरूरी नहीं है कि जो अगर हम एक फॉरेन कंपनी को लेकर आया है, हमारा कल्चर, हमारे उनसे अच्छे रिलेशन बन जाएंगे एक साथ. देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑल्सो. अगर हमने किसी से मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट करा है और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाए तो क्या हो सकता है, इतना सक्सेसफुल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. और साथ ही साथ कॉन्फिडेंशियलिटी भी क्या होती है, लूज होती है, प्राइवेसी लूज होती है. ठीक है, तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल का ही एक पार्ट है. हम लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, टर्न के प्रोजेक्ट कर चुके हैं पहले से. नाउ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट. सो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है? कब देते हैं मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट? मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब देते हैं? हाँ, लाइक इफ मतलब वी वांट समवन स्पेशलाइजेशन इन दैट फील्ड, सो हम क्या करते हैं, उसको मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. सो हमने मतलब रादर देन फोकसिंग ऑन दैट एस्पेक्ट, ऑल एस्पेक्ट, सम चीज को मतलब कुछ चीज को क्या कर दिया हमने मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट देके फॉरेन एक्स. और ये जो अब हाउ वाई वी मतलब एक एंट्री मोड में क्यों पढ़ रहे हैं हम ये जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज कम अंडर द फॉरेन एक्सपेंशन. व्हाई द मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज कम अंडर द कॉन्ट्रैक्चुअल. हाँ, मतलब एक तरीके से ना ये एक तरीके से मोड है. अगर मैं किसी चीज़ में बेस्ट हूँ, ठीक है, जैसे कि आई एम बेस्ट इन द फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये फोकस करूँगी कि कोई मेरे को मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे दे दूसरा नेशन, ताकि मैं क्या कर सकूँ, अपना फॉरेन एक्सपेंशन कर सकूँ. सो दैट्स वाई हम इसको किस में पढ़ रहे हैं, मोड ऑफ एंट्री में पढ़ रहे हैं. जरूरी नहीं है कि सबके लिए ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बट कुछ चीज़ के लिए मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. लीगल सर्विसेज भी हो सकती है, फाइनेंशियल सर्विस भी हो सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि उसमें तो ये सारी चीज़ काम नहीं आएंगी ना. लाइसेंसिंग काम आएगी. लाइसेंसिंग तो इज लाइक व्हेन यू हैव समथिंग एक्सपर्टीज जो है आपकी, कुछ आपने इनोवेशन की, आप उसको किसी को दूसरे को क्या कर रहे हो, वो इनोवेशन, वो एक्सपर्टीज क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो. बाय पेइंग, वो क्या कर रहा है, फीस पे कर रहा है, आपने उसको इन द लाइसेंसिंग. अगर देखा जाए मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आप वहाँ पर जाके उनका वो चीज़ क्या कर रहे हो, उससे डील कर रहे हो, मतलब जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है. नाउ इन्वेस्टमेंट मोड, कोई एक मोड भी आ सकता है, कोई एक मोड भी आ सकता है पेपर में. इफ दे कैन आस्क यू एक्सप्लेन द डिफरेंट कॉन्ट्रैक्चुअल मोड. अटेंडेंस शीट भी पढ़ते रहना साथ साथ, अटेंडेंस शीट दे देना. कोई एक मोड भी आ सकता है, सारे मोड भी अगर आने होंगे तो सारे मोड भी आ जाएंगे. सो नाउ द इन्वेस्टमेंट मोड.
investment mode is very risky mode because we need to invest in another country. In the exporting, in the different kind licensing, the franchising, we are not investing in another country. हमारा कोई कैपिटल नहीं जा रहा था, हमारा कोई कैपिटल नहीं जा रहा था, बट इन्वेस्टमेंट मोड इज वन ऑफ द क्रूशियल मोड एंड इट इज अ हाईएस्ट लेवल, इट हैविंग अ हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क एज कंपेयर टू एनी अदर मोड. अगर हम कंपेयर करें तो इन्वेस्टमेंट मोड में बाकी सब मोड से क्या है, ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि हमें दूसरी कंट्री में जाके क्या करना है, इन्वेस्ट करना है. सो फर्स्ट इज लाइक जॉइंट वेंचर, वन डिस्कस करेंगे. जॉइंट वेंचर एग्जाम्पल्स, 3-4 सबके एग्जाम्पल्स होंगे. होली ओन सब्सिडरी, strategic alliance, FDI. Now one by one discuss करते हैं. So if someone asks you what is the difference between contractual mode and investment mode, क्या है difference contractual mode में and investment mode में? In the contractual mode, there is a contract between a person, those having the expertise, and another person, those who want the expertise of another person. But in the investment, there is no kind of contract. We go to the another country, मतलब हम दूसरी country में जाके क्या कर रहे हैं, invest कर रहे हैं. So this is how the contract and investment is different. In the investment, हम foreign country में जा रहे हैं और वहाँ invest कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, investment mode. सो फर्स्ट इज जॉइंट वेंचर, और ये जो होता है ना, ये एक तरीके से बहुत रिस्की भी है और ये लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है. अब बाकी हम देखें वो क्या लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, बाकी में एक्सपोर्ट में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है क्या, कॉन्ट्रैक्चुअल में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, नहीं है. लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है उसमें लॉन्ग टर्म का सर्वाइवल है. आप अगर एक्सपेंड करते हो तो आपका बिजनेस ग्रो होगा. हाँ, यस, इट्स अ काइंड, हाँ, yes, yes. So in the investment mode there is also like ये जो इन्वेस्टमेंट, ये जो वाला मोड है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पहले से सोचना पड़ेगा, बिकॉज देर इज़ अ नीड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अगर आपने वो गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, तो आपका बहुत सारा पैसा क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा. सो दिस मोड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड देर इज़ नीड टू हैव अ गुड एनालिसिस बिफोर द इन्वेस्टिंग. Yes. So let's start with a joint venture. Joint venture means two and more firm together come together for commercial entity like जैसे कि एक एग्जांपल है एयर एशिया, भी आपने सुना होगा एयर एशिया. तो मलेशिया की एक मलेशिया का बरहद, हाँ, बरहद करके एक है, और हमारे टाटा सन्स, ये जो है ये जॉइंट वेंचर है. एयर एशिया इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन मलेशिया बेस एयरवेज भारत एंड टाटा सन्स. आपको लग रहा होगा टाटा सन्स का यही है, अगर एयर एशिया अभी हुआ है ना, ये रिसेंट में है, ये रिसेंट वन है. होंडा एंड एलजी, होंडा एंड एलजी, होंडा एंड एलजी, उन्होंने भी जॉइंट वेंचर करा है. क्यों करा है, लिथियम बैटरी के लिए. तो जॉइंट वेंचर ना किसी पर्पस के लिए होता है. टू डिफरेंट फर्म कम टुगेदर. सो व्हाई दे कम टुगेदर, फॉर अ स्पेसिफिक थिंग, फॉर अ स्पेसिफिक थिंग. अब देयर इज अ टू डिफरेंट फर्म विच इज अ वेरी मच established, which having very much established in their own, they have their foreign presence. So why they come together and doing the joint venture. Yes. So joint venture is a kind of a mode in which two or more firms come together for creating a new commercial entity. To creating a new commercial entity, it is called the joint venture. And in the joint venture we can say एक local partner हो गया, एक foreign partner हो गया. या तो 50-50% भी ओनरशिप हो सकती है, 60-40 भी हो सकती है, और उनके ज़्यादा हमारी कम भी हो सकती है. तो ये जो होता है इसमें एक ये ना एक मोड है जिसके थ्रू आपका रिस्क भी कम हो जाता है. लाइक इफ़ यू वांट टू डू एक्सपेंशन and you want to do expansion in another country, you don't know about anything about that country.
सो व्हाट यू डू, आपने वहाँ पर किसी लोकल फर्म को पकड़ा और वहाँ इन्वेस्ट कर दिए, जैसे मारुति सुजुकी भी, वो इट लाइक अ काइंड ऑफ अ जॉइंट वेंचर। और फिर तो अभी देखो अभी और भी आप, हाँ टाटा ने करा है ज़्यादातर तो। हाँ मतलब इतना अगर आप इसको थोरोली रीड करो ना, ऐसा कोई इंडिया के फर्म इतना है नहीं, क्योंकि but our R&D is not that good na, so that we can reach to the another country. Like in the recently MDH के जो हमारे मसाले थे साफ साफ मना कर दिए because it can cause cancer. ऑन कर दो पंखा। सो मतलब हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना नहीं होता, दैट्स वाई मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी जो फाइनेंशियल सर्विस है, हमारा आईटी सर्विस बहुत एफडीआई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं। तो हमारा जो बेस्ट है वो सर्विस सेक्टर है हमारा, आईटी सेक्टर। ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं होता। आईटी सेक्टर हो गया, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा लाइक फाइनेंशियल सेक्टर जितनी भी फोर जितनी भी कंपनी है, डेलॉयट हो गया, केपीएमजी हो गई, ये सब क्या कर रही हैं, बाहर के लोग ही तो उनकी लोग हैं ना। तो ऐसे नहीं कह सकते कि हमारी ना सर्विसेज बेस्ट है, सर्विसेज बेस्ट है। लोग आउटसोर्सिंग करते हैं इंडिया में। प्रोडक्ट लाइक कंज्यूमर गुड्स वाली चीज़ इतनी बेटर नहीं है जितना हम सर्विस में बात करें। सो जॉइंट वेंचर क्या होता है? टू एंड डिफरेंट फर्म कम टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू एंटिटी, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट वेंचर। इट कैन बी डन एज लाइक फॉरेन फर्म जो है वो लोकल फर्म के साथ क्या कर रही है, जॉइंट वेंचर कर रही है। क्यों जॉइंट वेंचर कर रही है लोकल फर्म के साथ? सो रिस्क क्या होता है, इससे रिड्यूस हो जाता है। क्या क्या एडवांटेज है इसके? एडवांटेज क्या हो सकता है? अब एक ही फर्म जाएगी दूसरी जगह तो फंड कम होंगे, लेकिन अगर टू डिफरेंट फर्म कम टुगेदर सो द फंड इज ऑल्सो इंक्रीज, वी कैन डू मोर एक्सपेंड, मतलब मोर एक्सपेंड कर सकते हैं। सो वन ऑफ द एडवांटेज इज दैट इट ऑफर द फंडिंग फॉर अ लार्ज स्केल पे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकेंडली रिस्क शेयर हो जाता है। अगर आप जॉइंट वेंचर नहीं करोगे तो आप सारा रिस्क आपका है, लेकिन इफ यू डू द जॉइंट वेंचर द रिस्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट पार्टनर्स जो भी जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। इसके बाद जो बोथ साइड का आपको टैलेंट मिल जाएगा, मतलब अगर एक ही फर्म है तो उसके पास उसका टैलेंट होगा, उसका सब कुछ नॉलेज होगी, लेकिन इफ टू फर्म कम टुगेदर तो वो जो टैलेंट नॉलेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ एडवांटेज, ठीक है। एंड ये जो होता है फ्रिक्वेंटली ना तब यूज़ किया जाता है जब ना लोग मतलब ये मोस्टली तब यूज़ किया जाता है कि दूसरी कंट्री में ना पॉलिटिकली बहुत इनस्टेबिलिटी, मतलब पॉलिटिकली ना वहाँ पर कंसर्न है और हमें ना वहाँ पर एक्सपेंड करना है, तो लोकल फर्म के साथ मिलके एक्सपेंड कर देंगे तो वहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस भी कम हो जाती हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर जहाँ पर आप लोकल फर्म के साथ मिलके एक फॉरेन फर्म एक्सपेंड कर रही है उस कंट्री में, तो जॉइंट वेंचर होता है। मतलब इट कैन बी अ फैनी फॉर्म, ठीक है। और जॉइंट वेंचर्स जो होता है वो इससे गेन हो रहा है लोकल पार्टनर को भी। कैसे? हाउ द लोकल पार्टनर गेन फ्रॉम द जॉइंट वेंचर? It isn't that कि only the foreign partner gain from the joint venture. The local partner is also gain from the joint venture. How? They get a good kind of services. Like अगर कोई इंडिया के साथ आ जाए, कोई फॉरेन फर्म आ जाए, टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी, और क्या होगा इससे? उनको एक्सपर्टीज, लाइक दे डोंट नीड टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगता है, ठीक है। हमारी फर्म जो बाहर की कंट्रीज है वो देखते हो जितनी भी इनोवेशन है वो बाहर ही होती है ज़्यादातर, मोस्टली लाइक इनोवेशन बाहर ही है। हम तो जिस चीज़ को क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, अडेप्ट कर रहे हैं। अगर देखो इसका ना लोकल फर्म को फ़ायदा है कि उन्हें उनका जो प्रोडक्ट है वो गुड क्वालिटी का बनेगा, ऐसा बनेगा जो इंटरनेशनल क्वालिटी का होगा, और वो इंटरनेशनली भी क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। लोकल फर्म को भी फायदा है कि उनका जो कंपटीशन है वो खत्म नहीं होगा। अगर यही जॉइंट वेंचर ना होता तो उनका कंपटीशन खत्म हो जाता, वही खत्म हो जाता है डोमेस्टिक वाली। जॉइंट वेंचर करने से क्या है, उनकी एग्जिस्टेंस भी बच गई है। अदरवाइज जो बिग प्लेयर होते हैं वो जॉइंट वेंचर ना करें तो क्या होगा, उनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। सो वी कैन से दैट दे मतलब उनको ना उससे फ़ायदा है कि वो कम्पीट करने के बजाय क्या कर रहे हैं, साथ आके काम कर रहे हैं।
सो उनको भी क्या फ़ायदा है, उनके फ़ायदा ये है कि उनको पॉलिटिकल लॉन्ग टर्म फ़ायदा उनके बहुत है और एक्सपर्टीज़ मिल जाएगी टेक्नोलॉजी वाली। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है जॉइंट वेंचर के? देखो दो डिफरेंट कम फर्म टुगेदर, सो इट लाइक डिस्प्यूट हो सकते हैं। और क्या क्या लिखना है? क्या डिस्प्यूट हो सकते हैं, डोमिनेंसी हो सकती है, ले ऑफ भी हो सकते हैं, यस ले ऑफ भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? यस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जा सकती है। और क्या हो सकता है? क्या पता उससे ये ओवरटेक कर जाए, वो जो लोकल फर्म जो थी वो पूरा ही उससे क्या कर जाए, एक्विजिशन हो जाए। वो कहने का मतलब है जॉइंट वेंचर के लिए ना दो फर्म आनी चाहिए, और दो फर्म में से अगर एक फर्म जो है वो वीक हो गई तो एक्विजिशन ही नहीं हो गए हैं। हम क्यों जॉइंट वेंचर, फिर जॉइंट वेंचर क्यों रहा? वो एक्विजिशन का मतलब क्या है, बिग फर्म एक्वायर कर लिया छोटी फर्म को, तो ये तो एक्विजिशन ही हो गया ना, वो जॉइंट वेंचर कहाँ रहा? इन द जॉइंट वेंचर बोथ द फर्म शुड बी कम्पीट, मतलब दोनों फर्म जो होने चाहिए वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन अगर वो जॉइंट वेंचर इसमें से अगर एक फर्म स्ट्रांग हो गई तो वो एक तरीके से एक्विजिशन ही हो जाएगा, ठीक है। और एक तरीके से टेक्नोलॉजी जो बिग फर्म है, जॉइंट वेंचर मैंने आपको बताया था कि जो जॉइंट वेंचर होता है ना वो लाइक एक तरीके से ना एक तरीके कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी होता है। मर्जर तो इज लाइक कि वो मर्ज हो गए फॉर अ लॉन्ग टर्म थिंग, बट जॉइंट वेंचर कैन बी फॉर शॉर्ट टर्म। वैसे है दोनों सेम अगर देखा जाए तो। फॉर मर्जर में लाइक जॉइंट वेंचर में ना मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जो दो डिफरेंट फर्म है ना उनकी एग्जिस्टेंस रहेगी, लेकिन मर्जर में जो तीसरी कंपनी बन रही है उसकी एग्जिस्टेंस उसमें ज़्यादा आ जाती है। कैन यू जॉइंट वेंचर टू डिफरेंट फर्म? अभी देखो अभी सारे डिस्कस करते हैं फिर इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं। अभी आप सारा समझ लो। अभी पता है अभी मैं आपको ऐसे मतलब अभी 2-3 एग्जांपल दूंगी, आप कहोगे कि अच्छा ऐसे भी है। जैसे कि गूगल है, उसकी पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फाबेट। तो वो कौन से में आ रहा है अब? मर्जर, हाँ वोडाफोन आइडिया वाला। लेकिन ना अगर हम उसमें पढ़ेंगे तो ये तो वो वाला एफडीआई भी हो सकता है। मैंने पता है जब पढ़ाया था तो वो लाइक एफडीआई में भी आ गया था, वो तो एक तरीके से ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट में भी आ गया था। मतलब अगर हम ये देखा जाए ये वाला जो एग्जांपल है एफडीआई जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट था। आइडिया जो वोडाफोन है वो एक तरीके से ही वो देखा जाए तो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो गई ना एक फर्म के लिए, उसके लिए आइडिया वाली चीज़। तो हाँ वो ना थिन लाइन है, वो तो है कि ये तो है आपको पता है कि, लेकिन वो मर्जर देयर इज सम कंडीशंस। फॉर स्पेसिफिक जॉइंट वेंचर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए। नाउ द होली ओन्ड सब्सिडरी। बाकी जितने रियल लाइफ एग्जांपल देखोगे, रियल लाइफ एग्जांपल से आपको और क्लियर होगा। मतलब अगर आप इसको और सर्च करो, रियल लाइफ एग्जांपल देखो, और ज़्यादा उससे और नॉलेज इनहेंस होगी कि कौन सी ऐसे दे रहा कि आपकी बुक में भी अच्छे एग्जांपल। wholly owned subsidiary. In the wholly owned subsidiary, there is one parent company and it control whole its operation. Like जैसे आजकल हमें जितनी भी दिख रही है सोशल मीडिया, जैसे मेटा वाली चीज़ हो गई, और गूगल वाला एग्जांपल हो गया, मार्वल एंटरटेनमेंट जो है वो होली ओन्ड सब्सिडरी है वॉल्ट डिज्नी की। मार्वल एंटरटेनमेंट मेन है, पेरेंट कंपनी मार्वल एंटरटेनमेंट, और जो डिज्नी वाला जो चीज़ है वो उसकी सब्सिडरी। मतलब एक तरीके से होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब होता है जब पेरेंट कंपनी ओन्स द होल 100%, जो होता है एक्विजिशन, एक तरीके से एक्विजिशन ही है, 100% स्टेक उनका है, तो उसे होली ओन्ड सब्सिडरी कहा जाता है। ठीक है, जैसे पहले जो व्हाट्सएप था
दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर उसे एक्वायर कर लिया, व्हाट्सएप अलग चल रहा है, अलग चल रहा है, लेकिन पेरेंट कंपनी कौन है उसकी? सो ये किसके अंडर आएगा? हाँ, अम्ब्रेला मतलब एक मेन कंपनी है और उसके अंदर है, तो वो होली और सब्सिडरीज होती है। फ्लिपकार्ट और है? हाँ, वॉलमार्ट। सो इन दिस होली ओन सब्सिडरी पूरे के पूरे स्टेक क्या करती है, ओन कर लेते हैं, लेकिन अपनी एग्जिस्टेंस उनकी अलग रहती है। मतलब एग्जिस्टेंस अलग है, जैसे कि व्हाट्सएप इज हैविंग इट्स डिफरेंट एग्जिस्टेंस। इट इज नॉट लाइक कि व्हाट्सएप चेंज करके फेसबुक वो लिख देंगे मेटा एक दिन। दे उनकी खुद की आइडेंटिटी है, लेकिन वो सब्सिडरी है किसी एक कंपनी की। सो इट्स इन द होली ओड सब्सिडरी एक पूरी कंपनी एक्वायर कर रहे हैं, पूरा सब कुछ ऑपरेशन खुद करते हैं, उससे बोलते हैं होली ओड सब्सिडरी। ये जो है इससे क्या एडवांटेज है, आपको क्या लग रहा है एडवांटेज क्या है होली ओड सब्सिडरीज का? एक तो जॉइंट वेंचर में क्या डिसएडवांटेज था कि हमारी जो सीक्रेसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। क्या इसमें सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज होगी? इसमें सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। और डायरेक्ट एक तरीके से इन्वेस्टमेंट आपने एक्वायर करा, पूरा का पूरा एक्वायर करा है, सब कुछ आपके हाथ में है, स्टैंडर्डाइजेशन अकॉर्डिंग टू लाइक आपकी एक्सपर्टीज मेंटेन रहेगी, आपकी सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, उसको लूज नहीं हो सकती, आपकी एक्सपर्टीज भी लूज कंट्रोल नहीं हो सकती। और आपको ये डर भी नहीं रहेगा कि आपका वो जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर होगी, क्योंकि उसमें शेयर होने की कोई बात है ही नहीं होल्डी और सब्सिडरीज में। और ये जो है ये आपको प्रॉफिट बनाने में वो इनहेंस करेगा। इस्टेब्लिश, जब आप इस्टेब्लिश की कोई चीज़ खरीदते हो तो उसका ब्रांड वैल्यू है हैविंग द, जैसे कि व्हाट्सएप जो था उसकी ब्रांड वैल्यू थी लाइक वो पहले खुद ही, अगर आप उसकी केस स्टडी करो, वो खुद पहले कह रहे थे व्हाट्सएप वाले कि लाइक परचेज अस, लेकिन जब वो खुद एक बिग नेम बन गया तब जाके उनने एक परचेज करा। तो एक तरीके से देखें तो ये पहले से ही आप एक जो बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो उसकी ब्रांड वैल्यू पहले से ही है। देयर इज नो नीड कि आप उसमें क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। यस और इसका आपका टाइट कंट्रोल रहता है ऑपरेशंस पे, आपका टाइट कंट्रोल रहता है सारी चीज़ों पे, फाइनेंस पे, सारे एक्सपेक्ट पे, सारे फंक्शन पे क्या रहता है, टाइट कंट्रोल रहता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ एडवांटेज जो कि दूसरे मतलब मोड में नहीं था। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है कि आप अपने आईपी राइट्स को भी क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, यस बट इफ वी सी जॉइंट वेंचर जो होता है जिसमें टू डिफरेंट कंपनी कम टुगेदर, ठीक है, एंड दे हैविंग देयर ओन एक्सपर्टीज, इसमें तो आपकी खुद की एक्सपर्टीज है। हमने कहा ना जब दो कंपनी आती है तो बहुत सारे फंड आते हैं, राइज होता है। ये जो है ये जो होली और सब्सिडरी है ना, इट कैन बी डन बाय ओनली द बिग प्लेयर्स, नॉट द small players. We can see that this wholly owned subsidiary is good for the big players, those who having the many like big kind of investment. मतलब उनकी जैसे बड़ी बड़ी जो big players होते हैं उनकी इतनी अर्निंग होती है कि वो जो है वो किसी देश की जीडीपी से भी ज़्यादा है। तो मतलब देखा जाए तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है कि ये जो होली और सब्सिडरी है इट कैन बी डन बाय द बिग प्लेयर्स ओनली। ठीक है, दोज हु हैविंग द एक्सपर्टीज कि उनसे ज़्यादा बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। और क्या है ये इसमें, अब देखो ये दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है ग्रीनफील्ड, होली और सब्सिडरी ग्रीनफील्ड हो सकता है, और एक यही एक्विजिशन हो सकता है। अब इसके अपने डिसएडवांटेज और एडवांटेज है। वी कैन से दैट होली और सब्सिडरी कैन बी डन बाय द टू मेथड। ग्रीनफील्ड मीन्स कि आप खुद जाके पूरा क्या कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो फ्रॉम द स्क्रैच, इट इज कॉल्ड द ग्रीनफील्ड। बट इन द एक्विजिशन मीन्स पहले से ही सब कुछ स्टैब्लिश है, जो जस्ट पे द मनी एंड एक्वायर ऑल द स्टेक, इट्स कॉल्ड द एक्विजिशन। विच वन इज बेस्ट एंड विच वन इज नॉट बेस्ट, व्हाई? Which one is best and which one is not best if you want to do greenfield and acquisition? We say that wholly owned subsidiary है, दो मेथड है उसको करने के, एक तो एक्वायर करो या ग्रीनफील्ड करो। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है स्क्रैच से बनाना, ठीक है, स्क्रैच से बनाना और खुद बिल्ड करना। अब देखो उसमें कंट्रोल ज़्यादा होगा ग्रीनफील्ड में, वो आपके अकॉर्डिंग बनेगी चीज़। कोई चीज़ अगर आप
आपके अकॉर्डिंग बना रहे हो, फ्रॉम द स्केच आपके अकॉर्डिंग बन रही है, लेकिन उसमें क्या है, ज़्यादा क्या है, पूरा मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आपको खुद उसकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, ग्रीन फील्ड में ऐसा है। लेकिन अगर एक्विजिशन में क्या है, मोर क्विकली एक तरीके से आज परचेज किया कल से आपका पहले से ही आपको वो मिल रहा है, लेकिन टाइट कंट्रोल नहीं रहेगा आपका, मतलब द थिंग यू एक्वायर इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर पर्पस, मे बी यू हैव टू मोल्ड दैट अकॉर्डिंग टू योर पर्पस, आपको अपने अकॉर्डिंग उसको चीज को करना पड़ेगा। अब कोई चीज आपने एक्वायर करी है वो दूसरे कल्चर की होगी, अब आप किसी दूसरे कल्चर की हो अगर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको हॉलीवुड सब्सिडीज का आता है तो यू नीड टू एक्सप्लेन द ग्रीनफील्ड एंड एक्विजिशन आल्सो एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आल्सो। ग्रीनफील्ड के अपने डिसएडवांटेज एडवांटेज है एंड एक्विजिशन की यस और इसमें ब्रांड आइडेंटिटी भी रहती है और इसमें ब्रांड आइडेंटिटी बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक अलायंस, क्लियर है दोनों, मैं मतलब पहले वाला फर्स्ट वन इज जॉइंट वेंचर, सेकंड वन इज होली ओन्ड सब्सिडरीज। अब ये जो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, मैंने आपको बताया ना इन्वेस्टमेंट के अंदर क्यों आ रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसमें, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक फॉरेन फर्म दूसरे लोकल जाके वहाँ इन्वेस्ट कर रही है। सो अब नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक अलायंस। आपने इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सुने होंगे, उबर एंड स्पॉटिफाई। पहले मैं एग्जांपल देती हूँ फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। रेड बुल एंड गोप्रो एंड लुइस विल्टन एंड BMW। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ क्यों, ठीक है, इसमें नहीं है। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया आपको, उबर एंड स्पॉटिफाई। देखो it is two different entity, it is Uber is different entity and Spotify is different entity and they come together so that they can add value to each other. So in the strategic alliance two different firms come together to add the value of each other, it's called strategic alliance. In the strategic alliance it's like a collaboration, collaborate कर रहे हैं टुगेदर, जैसे लुइस विल्टन और BMW बताया, दोज हु कैन अफोर्ड द BMW कैन अफोर्ड द लुइस विल्टन ऑल्सो। जैसे मैं लिख देती हूँ, बहुत इसके जो बैग्स होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये जो दोज हु कैन अफोर्ड द BMW कैन अफोर्ड द लुइस विल्टन ऑल्सो, सो दे डू अ कोलैबोरेशन, इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस व्हेन द टू डिफरेंट आइडेंटिटी कम टुगेदर to like add the value of each other, to add the value of each other, it is called the strategic alliance. In the strategic alliance they can work, मतलब ये है कि अपना काम उनका चल रहा है, अपना काम इनका भी चल रहा है, बट वो आ रहे हैं ताकि उन दोनों को फायदा हो सके, इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। जैसे कि अब इन्होंने क्या करा था, लुइस विल्टन वालों ने इन्होंने ना एक सेपरेट बैग की रेंज चलाई थी जो कि मैच करेगा आपकी कार से, BMW से, लाइक वो वाली इन्होंने जो चुन्नी मेरी रंग दे लगा रही वाला गाना, वो वाला इन्होंने पूरा ही कर दिया कि गाड़ी बिल्कुल सेम आपके बैग से मैच करेगी, ऐसा इन्होंने कर दिया था। तो उन्होंने एक स्पेशल सीरीज निकाली थी BMW के साथ कोलैबोरेशन करके। सो स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, जब स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब होता है टू डिफरेंट एंटिटी कम टुगेदर, इट्स अ काइंड ऑफ अलायंस सो दैट दे कैन ऐड वैल्यू ऑफ ईच अदर, इट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस, ठीक है। ऐसे स्पॉटिफाई एंड उबर है, चल रही है, उसमें सिर्फ स्पॉटिफाई के गाने ही बजेंगे, मतलब यू कैन, आपके पास स्पॉटिफाई है तो आप स्पॉटिफाई वाले गाने ही, मतलब आप अपने स्पॉटिफाई से गाने चला सकते हो उबर में अपनी, हाँ वो स्पॉटिफाई वाले की चलेगी। तो इसके क्या है, वो दे कैन वैल्यू, दे आर एडिंग द वैल्यू ऑफ ईच अदर। एडवांटेज क्या है इसमें, एडवांटेज क्या है, देखो इंडिपेंडेंसी रहती है, कोई उनका अपना बिजनेस है, इनका अपना बिजनेस है, आ रहे हैं एक दूसरे को वैल्यू ऐड कर रहे हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, देयर इज नो नीड दैट कि वो कोई तीसरा बिजनेस खड़ा कर रहा है, कोई बिजनेस है इसमें,
जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया एक उबर और स्पॉटिफाई वाले का, या जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या उसमें कोई बिजनेस क्रिएट हो रहा है? तीसरा कोई बिजनेस क्रिएट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या कर रहे हैं? दे आर जस्ट एडिंग द वैल्यू। उससे दोनों को ही फायदा है, इनको ही फायदा और इनको ही फायदा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है एडवांटेज ना, इससे ना बेनिफिट शेयर करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस इज दैट दे आर शेयरिंग द बेनिफिट्स, दे आर शेयरिंग द एक्सपर्टीज विथ ईच अदर, बट दे एक तरीके से ये एक कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक तरीके से कोई तीसरा बिजनेस नहीं क्रिएट हो रही है, ये क्या एक तरीके से कोलैबोरेशन है। अब वाई ये क्यों इन्वेस्टमेंट मोड में आ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉरेन एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। फॉरेन एक्सपेंशन के इन्वेस्टमेंट मोड में क्यों आया ये? अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था रेड बुल और गोप्रो। दे आर डिफरेंट आइडेंटिटी ऑफ ईच, मतलब जॉइंट वेंचर में तो तीसरा बिजनेस क्रिएट हो रहा है ना, इसमें कहाँ हो रहा? इसमें कहाँ हो रहा है? स्ट्रैटेजिक अलायंस में इसमें जो होता है लेकिन इसके आपको एडवांटेज क्या लग रहे हैं? हाँ देखो, स्ट्रैटेजिक अलायंस का मतलब होता है दे नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ बिजनेस बट दे जस्ट एडिंग द वैल्यू ऑफ ईच अदर, मीन्स दे कम टुगेदर, they having the expertise in their own area, they come together so that they can add the value of each other. हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि ना मुझे क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रही हूँ और मुझे कोई ऐसे चाहिए कि ना मेरे साथ ये नहीं, मुझे कोई कंपटीशन नहीं चाहिए, मतलब कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, जैसे मैंने अब आपको पढ़ा रही हूँ, वो कोई मैथ्स वाले टॉपिक आ गया और उसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, सो मैथ्स वाला समझाने को ही आ रहा है, उसका अपना काम है, मेरा अपना काम है, जस्ट फॉर सम पर्पस, फॉर जब समथिंग दे कम टुगेदर, इट इज अ स्ट्रैटेजिक अलायंस। सो स्ट्रैटेजिक अलायंस अगर आपको समझाने के लिए भी आएगा तो आपको यू कैन एक्सप्लेन कि इट इज अ काइंड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन टू और मोर डिफरेंट एंटिटीज। अलायंस एक तरीके से लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है। जैसे कि लुइस विल्टन और वो BMW वाला थोड़े टाइम के लिए तो चलाएंगे, वो ऐसे कोई ना हमेशा कोई सेम बैग ही खरीदता रहेगा BMW के साथ। और उन्होंने क्यों चलाया वो कि दोज हु कैन अफोर्ड द BMW कैन अफोर्ड द लुइस विल्टन आल्सो। यस हाँ, यू कैन, मतलब यू कैन इफ यू एक्सप्लेन दिस, तो आपको कोलैबोरेशन ही समझाना है। अगर आप उसको रीड करोगे तो वो कोलैबोरेशन ही डिफाइन करना है आपको कि एक तरीके से कोलैबोरेशन है ये टू डिफरेंट आइडेंटिटीज की। एडवांटेज क्या है इसका? एक्सपेंड कर सकते हो, यू कैन ऐड द वैल्यू। और क्या है इसमें? हाँ, इनोवेटिव आइडिया आ सकते हैं। यस, देखो दोनों की सेल इंक्रीज होगी इससे, दोनों को ही क्या है इसमें एडवांटेज है। अगर कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस करता है तो उन दोनों के बिजनेस को फायदा है, ठीक है, दोनों के बिजनेस को फायदा है, उसका बिजनेस भी बढ़ेगा और इसका भी। जैसे कि अगर कोई उबर एंड स्पॉटिफाई वाला ने करा, अब किसी को स्पॉटिफाई वाले अपनी प्लेलिस्ट पढ़ना पसंद है तो वो ऐसे कहेगा कि उबर वाले के पास ऑप्शन है लेकिन ओला के पास ये ऑप्शन नहीं है, तो मैं तो उबर ही करूँगा। सो इससे क्या है, सेल इंक्रीज हो रही है उनकी इन देयर ओन। इससे स्ट्रैटेजिक अलायंस से देखा जाए तो दोनों को फायदा है। अगर एक को फायदा होता है तो वो क्यों किसी का स्ट्रैटेजिक अलायंस करता, दोनों को फायदा होता है इससे। इससे क्या होता है, अलायंस ही मतलब एंट्री इंक्रीज होती है। अभी आपने सुना होगा वाला मैगडी में कार्टून करेक्टर डिज्नी के साथ मिलके करा होगा, तो वो स्ट्रैटेजिक अलायंस वाला ही चीज है। कार्तिक आर्यन नहीं, हाँ लाइक डिज्नी वाली चीज करा उन्होंने। हाँ नहीं, इट्स नॉट स्ट्रैटेजिक अलायंस। मैं लाइक वो बता रही हूँ, वॉल्ट डिज्नी ने एक मैगडी के साथ मिलके उनके मतलब हैप्पी मील वाला चीज, हैप्पी मील वाला, तो वो अपना अलग अलग है, क्यों उन्होंने साथ करा दोनों ने कि उनकी भी इंक्रीज हो जाए और इनका भी। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है इसका? फेलियर रेट बहुत है।
स्ट्रैटेजिक अलायंस ना देखो, टू डिफरेंट एंटिटीज जो कि अपने में ही सक्सेसफुल है, तो उसका फेलियर रेट बहुत होता है इसमें। दो डिफरेंट लोग जब साथ आते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मान लेंगे हमारी बात, लेकिन सामने वाला भी स्ट्रॉन्ग है, आप भी स्ट्रॉन्ग हो, जरूरी नहीं है कि आपकी बात बन जाए। इस वजह से स्ट्रैटेजिक अलायंस फेलियर हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभार ना एक ये भी है स्टारबक्स, और ये भी है स्टारबक्स, ये बहुत फेमस एग्जांपल है। अगर आप स्ट्रेटेजिक अलायंस का एग्जांपल पढ़ोगे आपको हर जगह यही दिखेगा, स्टारबक्स और बर्नर एंड नोबल। अटेंडेंस लिख दी, बुक स्टोर। अब क्यों दोनों ने स्ट्रेटेजिक अलायंस करा? कॉफी शॉप, और वहां पर बैठ के क्या करना है, बुक पढ़ सकते हैं। हाँ यस, सो ये क्लासिकल एग्जांपल है इसका सबसे ज़्यादा, जो आप लिख सकते हो। मोस्टली आपकी बुक में यही होगा इसका एग्जांपल शायद। बुक में कौन सा एग्जांपल है? क्लियर है इसका स्ट्रैटेजिक अलायंस, ठीक है। देन नेक्स्ट एफडीआई। FDI means foreign direct investment. In the foreign direct investment, a firm go to the another country and invest there. ठीक है, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये ना कोई मोड नहीं है जिसमें आप जॉइंट वेंचर कर रहे हो, आप एक्सपोर्टिंग कर रहे हो, आप फ्रेंचाइजिंग कर रहे हो, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो, और 10% से वोटिंग पावर आपके हाथ में है, तो उससे क्या बोलते हैं, FDI। FDI जो होता है इसमें आप पे ज़्यादा कंट्रोल है, और मैंने आपको बताया था कि इसके अलग अलग मोड हो सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सेम लाइन है, मतलब एक तरीके से देखा जाए सेम लाइन में इन्वेस्ट कर रहे हो जब आप, तो उसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। एंड वर्टिकल, जो मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, वर्टिकल या तो आप अपने सप्लायर्स पे या अपने रिटेलर्स पे क्या कर रहे हो, उनको एक्वायर कर रहे हो फॉर एक्सपेंशन, इसे बोलेंगे FDI। मैंने एग्जांपल दिया था जब हमने FDI करा था कि कोई कॉफ़ी कंपनी है, तो वो इन्वेस्ट कर रही है वहाँ पर जाके कॉफ़ी वाले प्लांट्स में, तो इसे बोलेंगे सप्लायर पे इन्वेस्ट कर रही है, तो इसे बोलेंगे वर्टिकल। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब वर्टिकल के अंदर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड आएगा। हॉरिजॉन्टल सेम लाइन, सेम लाइन। जैसे कि अगर मैं कहूँ मैकडी है, वो दूसरी जगह जाके भी सेम जगह इन्वेस्ट कर रही है, तो उससे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। मतलब जैसे एक कैफे है और दूसरे कैफे में इन्वेस्ट कर रहा है, सेम लाइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। वर्टिकल का मतलब होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड का मतलब होता है जब आप सप्लायर में करते हो, और वर्टिकल और फॉरवर्ड का मतलब होता है जब आप किस में कर रहे हो, अपनी रिटेलर्स में, ठीक है। इसके बाद है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट विच इज टोटली अनरिलेटेड, ठीक है। जैसे कि अगर वॉलमार्ट इन्वेस्ट कर रहा है, टोटली अनरिलेटेड सोचो, नायका में, जैसे नायका इन्वेस्ट कर रहा है मैकडी में, टोटली अनरिलेटेड, उसे बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब, FDI का मतलब होता है विच इज टोटली अनरिलेटेड विद ईच अदर, इट इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमेरेट। एंड प्लेटफॉर्म, एक होता है प्लेटफॉर्म FDI। प्लेटफॉर्म FDI का मतलब होता है कि एक फर्म है, फॉरेन फर्म, उन्होंने दूसरी जगह क्या करा, वहाँ पर अपना बेस स्टैब्लिश करा, अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टैब्लिश करा, ताकि वो तीसरी कंट्री में जाके एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर सके, इसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म FDI। मीन्स जैसे कि अगर हम देखें डेवलप कंट्रीज लाइक US एंड UK, इनकी कंपनी यहाँ इंडिया में स्टैब्लिश हुई, ठीक है। ऐसे एप्पल अब यहाँ पर बन रहा है, और वो तीसरी कंट्रीज में क्या हो रहा है, तीसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्लेटफॉर्म FDI। कहने को जब हम एक कंट्री को, दूसरी कंट्री को हम यूज कर रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बेस, इससे क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म FDI। वी आर यूजिंग एज अ प्लेटफॉर्म। हम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना में इन्वेस्ट हो रहे हैं, चाइना में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, यूनिट से मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, तो वो क्या एक तरीके से प्लेटफॉर्म FDI। कौन सा FDI है वो, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म FDI का मतलब है एक फर्म, फॉरेन फर्म दूसरी जगह जाके इन्वेस्ट कर रही है, ताकि वो तीसरी इस कंट्री में क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके वो प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म FDI। सो इसके अलग अलग ये 4 टाइप्स होते हैं FDI के। एडवांटेज क्या है इसका,
व्हाट इज एडवांटेज ऑफ इट? क्या एडवांटेज है एफडीआई का? कंट्रोल आपके हाथ में ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन है, ब्रांड वैल्यू क्रिएट आपकी रहती है, लूज नहीं होती सीक्रेसी, सब फायदे हैं इसके। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एफडीआई? क्या? हाँ, पॉलिटिकल इंटरवेंशन रहती है, गुड। और क्लाइमेट कल्चर, यस। इफ द बिग प्लेयर इज सो बिग सो दैट, मतलब जैसे कि हम पे ईस्ट इंडिया कंपनी वाली चीज भी एग्जांपल दे सकते हो। एक कंपनी आई थी जस्ट फॉर डूइंग द ट्रेड, क्या कर लिया, 2 साल तक राज कर लिया। अगर कोई हम गए, देखो इसमें ना ये भी होता है कि एफडीआई ना ये भी उस तरीके से भी किया जाता है कि दूसरी कंट्री में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। कहने का मतलब है बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं किया जाता। हाँ, अफ्रीका वाले में तो बहुत है अभी। अफगानिस्तान में भी देखिए, सिंस इट इज अ पॉलिटिकल इनस्टेबल, लेकिन मैनी पीपल, देखो अगर देखा जाए अफगानिस्तान जो है पॉलिटिकल इनस्टेबल है टोटली, लेकिन द पीपल लाइक टू इन्वेस्ट देयर। वाई? सिलिकॉन है वहाँ पर जो कि चिप में यूज होता है। सो उनके पास रिसोर्सेज है कि लोग उनके साथ क्या करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं स्टिल। तो रिसोर्सेज की चीज भी देखना पड़ती है। ये थे आपकी सारी मेथड इन्वेस्टमेंट की। कोई प्रॉब्लम किसी में? क्लियर विद जॉइंट वेंचर? मैनेजमेंट एक्विजिशन थोड़ा रिवाइज करते हैं। मैनेजमेंट एक्विजिशन में क्या था? मैनेजमेंट एक्विजिशन में क्या था? मतलब कोर कॉम्पिटेंस में वो ना करके हमने क्या कर दिया, एक एस्पेक्ट आउटसोर्स कर दिया, फॉरेन फर्म को दे दिया ताकि उनकी एक्सपर्टीज आ सके। इसे क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। एंड जॉइंट वेंचर क्या होगा? 2 डिफरेंट फर्म कम टुगेदर। हाँ, देन इसके बाद क्या था? होली ओन्ड सब्सिडीज। होली ओन्ड सब्सिडीज क्या होगा? मतलब 100% स्टेक होती है तो उसे होली ओन्ड सब्सिडीज कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या था आपका? स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस मीन्स 2 डिफरेंट फर्म come together to add the value of each other. Then next FDI. So ये जो था इन्वेस्टमेंट मोड था। और अगर मैंने आपको कहा कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कितने मार्क्स का है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यू कैन राइट कि इट इज इम्पोर्टेंट पूरा सारा, नॉट स्ट्रेटेजिक अलायंस, मोड्स ऑफ एंट्री, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोड्स ऑफ एंट्री आपका किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, सो इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नहीं, एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल एक्सप्लेन यू कि विच आर इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड विच आर नॉट। ओके, हाँ मतलब in the next class you can write. I give you some question through the CR. I give the question, some question of some units. You can tell me which unit question you want, then you can write. At the end मैं आपको like 3-4 बुक भी शेयर करूँगी। कौन सा? चार्ल्स? अच्छा ये वाला। Yes. 20 मार्क्स की केस स्टडी तो कंपलसरी है, तभी मैं आपको कह रही हूँ केस स्टडी को अच्छे से करो। कुछ नहीं पता कि कौन सी केस स्टडी आपको आ जाए, क्या पता जो आ रही है, जो मतलब सेंड हो रही है उसमें से आ जाए, या कुछ न्यू आ जाए, कुछ भी हो सकता है। कंट्री इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्री इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। इट मीन्स कि वी नीड टू डू, अब हमें क्या करना है, फॉरेन एक्सपेंशन करना है। फॉरेन एक्सपेंशन करना है, वी नीड टू
evaluate the country as well. We need to see that this country is good for our investment or not. Not all the country is good for investment, and अगर जहाँ investment हम कर भी रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सही country हो, हमें expand करना है, ठीक है. अगर मैं कहूँ हमें expand करना है और मैं expand कर दूँ पाकिस्तान में, is it wise decision at this time? No, because there is so much economic stability, there is so much political instability there. So in this topic we will discuss कि which factor and which thing, ठीक है. If the question is come that how we evaluate the country and how we select it, there are some points जो कि आपकी बुक वाले डिस्कस करूँगी सेम. तो the first topic is scanning of different geography. Scanning of different geography. कितने कंटिनेंट है? 7. अब out of 7 which one is best for us? We need to see, ठीक है. तो इसमें क्या है, 7 ये देखा जाता है. स्कैनिंग डिफरेंट ज्योग्राफी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इट इज़ वन ऑफ द डिसीजन इन विच मैनेजर इज एक्वेंटेड विद द डिफरेंट कल्चर. और ये देखा जाता है कि अगर आप खुद सोचो कि आपका जैसे आपको एक्सपेंड करना है, आप किस जगह एक्सपेंड करने में कंफर्टेबल होगे जहाँ पर आपको आपका ऐसा कल्चर दिखेगा. तो you need to analyze the different geography. If you invest in any geography which is totally unrelated to you, it's very difficult for you also to manage that thing, ठीक है ना. So scanning different geography means you have to scan the different geography. You have to make the decision that which one is best for you. Like you can select the various country that this is a good countries, now we can invest there. So scanning in the different geography वर्ड क्या लिखना है इसमें कि डिफरेंट जोग्राफीज़ को एनालाइज करना है. एंड मैनेजर जो है ना वो वहाँ के लोगों से बात करें, वहाँ की और कहाँ से बात कर सकता है, इंटरनेट से देख सकता है. इन द फर्स्ट थिंग, जैसे कि अगर कोई बंदा बैठा है लैटिन अमेरिका में, ठीक है, एंड दे वांट टू डू एक्सपेंशन. सो पहले क्या होगा, क्या वो वहीं चले कहीं कहीं घूमने लगेगा? पहले तो क्या होगा, इंटरनेट पे सर्च करेगा, अवेलेबल रिसोर्सेज देखेगा, मतलब अवेलेबल रिसोर्सेज से देखेगा कहाँ बेस्ट है. तो स्कैनिंग डिफरेंट ज्योग्राफी मीन्स कि यू हैव टू स्कैन दैट वेयर वी कैन इन्वेस्ट. जैसे अगर हम कोई इंडिया का बंदा है, वो क्या सोचेगा कहाँ इन्वेस्ट करना बेटर उसके लिए. नहीं, फॉरेन एक्सपेंशन की बात कर रही हूँ मैं. अगर कोई इंडिया का बंदा है, ठीक है, एंड दे वांट टू डू फॉरेन एक्सपेंशन, सो विच कंट्री इज बेस्ट फॉर देम. अगर चलो एक एक एनालाइज करते हैं. आज ये पूरा स्कैनिंग डिफरेंट ज्योग्राफीज है. अगर ये कहा स्कैनिंग डिफरेंट ज्योग्राफीज है, विच वन इज बेटर? वी हैव टू सी लॉट्स ऑफ थिंग कि लाइक हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा. अगर हम चाइना में इन्वेस्ट कर दें तो हमारी गवर्नमेंट ही कहेगी भाई क्या बात है कि मतलब हमारी तो उनसे क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो. तो हमें बहुत कुछ सारी चीज़ें देखनी होती है. इसमें आता है स्कैनिंग ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफी. अगर हम बायलैटरल एग्रीमेंट है जहाँ से वहाँ इन्वेस्ट कर दे जाके, तो क्या होगा? पहली बात, गवर्नमेंट नहीं वो करती, ये कंपनियाँ ही जाती हैं, ये बिजनेसेस जाते हैं. अगर बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं दो कंट्री के बीच, तो बिजनेसेस के बीच ही एक तरीके से वो अलाउ करते हैं गवर्नमेंट की बिजनेस जाओ वहाँ जाके इन्वेस्ट करो, ठीक है. दो फ्रांस और अटेंडेंस शीट कहाँ थी वो दूसरी वाली? स्कैनिंग ऑफ अ डिफरेंट ज्योग्राफी. अब देखो, अब हम आपको बहुत सारे फैक्टर्स बताऊंगी, उन्हें ध्यान से समझना, फिर वो सारा डिस्कस हो जाएगा एक एक करके. सेकंड है, अब आपके माइंड में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सब है कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है. सेकंड है आइडेंटिफिकेशन. अभी तो हमने पहले वाले में क्या करा, स्कैन करा. अब हमें बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं. अब उन फैक्टर्स को कैसे डिवाइड करना है वो देखते हैं कि उन फैक्टरों को कैसे डिवाइड करना है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ की इनेबलर्स, इसे बोलेंगे की इनेबलर्स. जो फैक्टर्स है उसे बोलेंगे की इनेबलर्स. पहला तो आ गया इन्वायरमेंट कैसे होगा वहाँ का, ठीक है. जैसे कि अगर आप स्कैन करा आपको, तो आपको ना कुछ फैक्टर्स है. पहला तो होता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसे होगा. फर्स्ट है इन्वायरमेंटल क्लाइमेट.
इन्वायरमेंट क्लाइमेट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है और रिस्क भी हो सकता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ कि कौन कौन से फैक्टर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप फॉरेन एक्सपेंड कर रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ रिस्क है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है और कुछ रिस्क है। अब कौन सी अपॉर्चुनिटी और कौन से रिस्क है वो देखते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में वो आती है, देखो जब हम कोई दूसरी कंट्री में एक्सपेंड करते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं होते। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। कुछ है मुझे लगा कंट्रोल वो नहीं हो रहा। सबसे पहले है अपॉर्चुनिटीज़। क्लाइमेट फैक्ट, इन्वायरमेंटल क्लाइमेट, उसमें अपॉर्चुनिटी मीन्स कि अगर कोई कंपनी कोई कंट्री एक्सपेंड कर रही है, क्यों एक्सपेंड कर रही है? कि वहाँ का मार्केट साइज अच्छा है, ठीक है, वहाँ की कॉस्ट कम होगी। और क्यों क्यों कर रही है? और कि वहाँ पर करप्शन नहीं है, वहाँ पर पॉलिटिकल तरीके से अच्छा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में क्या क्या है? फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि मार्केट साइज। एनी लाइक अभी टेस्ला आई, अभी एप्पल आए, वो क्यों आए? बिकॉज हमारा जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, एक तरीके से मार्केट अच्छे से उन्हें मिल गया। कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन गुड्स हो, चाहे कोई से भी गुड्स हो, इंडिया जो है अच्छा मार्केट साइज है। मतलब मार्केट साइज का मतलब हमारे यहाँ पर जो है अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें वहाँ पर उनकी सेल्स इंक्रीज होगी, ठीक है। सेल्स पोटेंशियल देखना कि फर्स्ट फैक्टर है, क्लियर है, समझ आया क्या? कंट्री वैल्यूएशन फर्स्ट है, आइडेंटिफाई करना कौन सी ज्योग्राफी में। सेकंड, की इनेबलर्स कौन से, और की इनेबलर्स का मतलब होता है कौन से फैक्टर्स, और फैक्टर्स को हमने बांटा है अपॉर्चुनिटीज और रिस्क में। अपॉर्चुनिटी, पहला अपॉर्चुनिटी क्या है? मार्केट साइज। कोई फर्म फॉरेन एक्सपेंशन क्यों कर रही है? कि मार्केट साइज बढ़ेगा उसका। मार्केट साइज के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? कि जो मेरा प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई अगर मैं कह दूँ कोई लग्जरियस प्रोडक्ट है, लुइस विल्टन की बात कर लो, वो क्या यहाँ पर इंडिया में एक्सपेंड करना चाहेंगे? पहले तो वो देखेंगे देयर इज सो मच इनकम इनइक्वालिटी, देयर इज सो मैनी फ्यू पीपल दोज हु आर रिच एंड मोस्टली पीपल आर मिडिल क्लास और लाइक पुअर। तो क्या इज इट वाइज टू इन्वेस्ट देयर? वो सोचेंगे नहीं, ऐसी कंट्री में जाओ जहाँ पर कैपिटा इनकम अच्छी हो। तो before in the market side you need to see the GDP, you need to see per capita income, population, economic growth rate, financial aspect also, and that income elasticity also, demand elasticity also। मतलब क्या होता है डिमांड इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी? कि अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे और अगर उसको रिड्यूस करेंगे तो हमारी डिमांड पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी देखना है। अगर वो बहुत ऐसी कंट्री हो कि जहाँ पर बहुत ही मतलब बहुत ही ऐसे लोग रहते हो कि हाई सेंसिटिव इलास्टिक लोग रहते हो कि थोड़ा सा प्राइस अगर हमने बढ़ा दिया तो डिमांड बिल्कुल ज़ीरो, तो इट इज़ नॉट वाइज टू इन्वेस्ट इन दैट कंट्री। सो हमें क्या देखना पड़ेगा मार्केट साइज में? क्या क्या देखना पड़ेगा? पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, पॉपुलेशन, और क्या देखना पड़ेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इनकम इनइक्वालिटी एंड इनकम, ये सब, डिमांड इलास्टिसिटी ऑल्सो। सेकेंड है ईज एंड compatibility. Before the 1991 there is hardly any foreign firm in India before the 1991 because मतलब हमारी फर्म जो हमारी लोकल लोग थे वो भी मतलब सपोर्ट नहीं करते थे, कहने का मतलब हमारी गवर्नमेंट ही सपोर्ट नहीं करती थी। आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन ही ये जो है फॉरेन एक्सपेंशन हुआ है ज़्यादा, तो ईज का मतलब है कि बिजनेस उस जगह जाना चाहेंगे जहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बना रखी हो विच इज़ फेवरेबल फॉर देम। कोई ऐसी कंट्री में जाके इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जहाँ पर वो जाके अपना ब्लॉकेज कर दे पैसा, ठीक है। जैसे कि अगर आप यू डोंट वांट टू गो इन नॉर्थ कोरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, व्हाई यू डोंट वांट टू गो टू इन नॉर्थ कोरिया? यू नो द कल्चर देयर कि लाइक इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट देयर, ब्लॉकेज है फंड पूरा, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे हो कि चाइना में वहाँ पर वो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं तभी, अदरवाइज अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो नहीं है इतना।
लेकिन स्टेबिलिटी तो है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो वहाँ पर है, उनकी पॉलिसीज अच्छी है। बिजनेस ना उस नेशन में जाते हैं जहाँ पर ना मार्केट ना सेम लैंग्वेज में बात कर रही है जो कि उसकी है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ एक्सेप्टेबल हो जाएगा जल्दी, उस जगह जाना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं होगी। कोई ऐसा प्रोडक्ट है माइंड में जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हुई, बट दैट प्रोडक्ट इज गुड। जैसे कि पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बनी थी, लोग ऐसे थे कि क्या चल तो रही है, क्या ये इसकी ज़रूरत क्या है। जैसे स्कूटी भी जो थी इलेक्ट्रिक वाली थी, लोग ऐसा लगा कि ये तो क्या हो जाएगा, रास्ते बंद हो जाएगी, 10 तरीके की चीज़ें। लेकिन अब खुद सोचो कि नॉन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, कोयला और पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, तब भी तो इसी पे चलना पड़ेगा। तो लोगों के माइंड में वो पहली चीज़ नहीं आई, लेकिन अब आई है ना। हाँ, ईज एंड कंपैटिबिलिटी, तो ईज एंड कंपैटिबिलिटी में हमें ये देखना है कि कितना कंपैटिबल है मार्केट, क्या हम वहाँ पर जाके जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं, नहीं। तो ये फैक्टर देखते हैं अपॉर्चुनिटी में, मार्केट साइज एंड ईज एंड कंपैटिबिलिटी। नेक्स्ट, कॉस्ट एंड रिसोर्स, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, फॉरेन एक्सपेंशन करते हैं। कॉस्ट एंड रिसोर्सेज, व्हाई द कॉस्ट एंड रिसोर्सेज? देखो, जितनी भी फर्म है, डेवलप नेशन है, वो अपनी कंट्री में ही क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे? Why they go to the another country for the manufacturing? In order to reduce their cost, in order to take advantage of low cost skilled labor, low cost skilled labor। यही चीज़ अगर कोई डेवलप कंट्री है, मान लो कोई बड़ी डेवलप है और वो किसी डेवलप में ही क्या कर दे, यूनिट सेटअप कर दे, क्या उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डेवलप में ही कर दे, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। वाई? एक तो ना डिक्रीज तो कब होगी, जब वो डेवलपिंग में जाएंगे। खुद सोचो, डेवलप में जो देखो, डेवलप में ना अब वाई द पीपल लाइक, क्यों लोग ना बाहर काम करना चाहते हैं? क्योंकि जो चीज़ के पैसे उन्हें यहाँ मिल रहे हैं ना, जैसे आपको पता होगा कि कितने सारे लोग इसराइल गए हैं, कुछ 5 साल से ज़्यादा लोग, मतलब कितनी बुरी सिचुएशन है, बट लोगों की लाइन लगी हुई थी वहाँ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि 1,30,000 रुपये मिल रहा था उन्हें एक महीने का। मतलब 1,30,000 रुपये तो किसी को यहाँ पर कब मिलेंगे? जब किसी ने या तो अच्छी डिग्री कर रखी होगी या कितना एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद मिलेंगे। और मतलब आप सोच सकते हो कि लेबर को 1,30,000 मिल रहा है, तो बहुत ना मतलब बाहर जो है जो ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है लेबर को, तो इस वजह से क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है। और उनके रिसोर्सेज जो होते हैं वो अपने एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। अब वो ऐसी कंट्री जाना चाहते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हो और उन्हें वही चीज़ क्या मिल जाए, सस्ते दाम पे मिल जाए। अगर वो डेवलप वाले अपने रिसोर्सेज को क्या करते रहेंगे, एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, तो एक टाइम आएगा उनके पास तो कुछ नहीं बचना। इस वजह से वो डेवलपिंग में जाते हैं या ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज अभी एक्सप्लॉइट हुए नहीं है। जैसे अफ्रीका, अभी भी वहाँ पर अगर एक्सप्लॉइट करना चाहे रिसोर्सेज, बहुत सारे सोने की खदानें मिल सकती हैं, बहुत सारी मिल सकती हैं। अभी जैसे मैं आपको अफगानिस्तान का एग्जांपल दे रही थी कि पॉलिटिकल अनस्टेबल है टोटली, बट द पीपल लाइक टू इन्वेस्ट देयर बिकॉज सिलिकॉन ज़्यादा है और सिलिकॉन चिप्स में यूज़ होता है। और अब जो मोस्टली आगे आएगा वो एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। फ्यूचर वाली जनरेशन तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चलेगी, तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। तो रिसोर्सेज एंड कॉस्ट के लिए लोग क्या करते हैं, फॉरेन एक्सपेंड करते हैं। हम ये देखेंगे कि उस जगह जाना चाहेंगे जहाँ पर हमारी लेबर क्या लगे, कम लगे, लेबर कॉस्ट कम हो जाए और स्किल्ड हो। और इंडिया, आई डोंट थिंक इंडिया से बेटर या चाइना या देखा जाए इनसे बेटर है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अ ग्रेजुएट कैन ईजिली कैन वर्क इन 15,000, मे बी इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल आउट ऑफ इंडिया फॉर अ सर्वेंट ऑल्सो, बट अ ग्रेजुएट हेयर कैन वर्क। सो यही चीज़ है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और साथ ही साथ क्या है, स्किल्ड भी है, कहीं ना कहीं स्किल भी है, लाइक इंग्लिश बोलनी आती है। दिस इज नॉट हैपन इन एनी अदर कंट्री। और क्या उसका, और हमें ना साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना होता है। रिसोर्सेज वाले में ना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर समझाना है। अगर आप ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट कर दो जहाँ पर रोडें अच्छी नहीं बनी होंगी
तो क्या एडवाइजेबल है वहाँ पर इन्वेस्ट करना? नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है कि इंटरनेट अच्छी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो, साथ ही साथ क्या हो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, मेल वाला सिस्टम अच्छा हो। कहने को तो भाई कि अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कुछ भी देख चाहिए वहाँ पर सब अच्छा हो, तो उस तरीके से हमें वहाँ पर इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट है रेड टेप एंड करप्शन। ये क्या होता है? जिस कंट्री में बहुत करप्शन होता है कि वहाँ पर, जैसे श्रीलंका है, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि उनकी सिविल वॉर ही चलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत डोमिनेटेड है, एक ही ग्रुप बहुत डोमिनेटेड है, मतलब एक ही पार्टी बहुत, एक ही फैमिली पार्टी वो डोमिनेटेड है। जहाँ पर करप्शन होगा इट इज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट देयर। क्या वहाँ पर इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल है? नहीं। सो वी नीड टू सी दैट एस्पेक्ट कि जो कि हमारे लिए फेवरेबल हो। हमें ये देखना है, जैसे हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले से इम्प्रोवाइज हुआ है। पहले इंडिया में ना ये कहा जाता था मत करो इन्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे हैं, सरकारी वाला सिस्टम है, सरकारी वाला सिस्टम होता है ना, इस वाले इस पे जाओ, फिर वो कहते हैं 2 नंबर में जाओ, 3 नंबर में जाओ, 5 नंबर में जाओ, एक बार सोल का ऑफिस चले आना, रियलाइज हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर। लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से क्या हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रोवाइज हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रोवाइज अगर ऑनलाइन है तो देर इज नो नीड कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ एक चीज़ ही मिल जाएगा, एक जगह उन्हें सब कुछ परमिशन मिल जाएगी। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि जहाँ पर करप्शन कम हो, जहाँ पर रेड टेपिज्म कम हो, वहाँ पर इन्वेस्ट करना। प्रेरणा भेज दिया था? अच्छा, एक्सेस नहीं है। अच्छा, तो बोल दो तुषार को, फिर अभी 10-15 मिनट में वो करना है, केस स्टडी डिस्कस करनी है। केस स्टडी 20 मार्क्स की है, 4 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स ईच। अब तो आपके पता लगा होगा, जून में ही है शायद पेपर, हार्डली 2 मंथ। हाँ, मई जून में ही बोला है, तो मई के स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, नोटिफिकेशन पीछे से तभी तो बता रही हूँ मैं, मई जून बोल रहा है। हाँ, मई जून। रिस्क एंड अनसर्टिनिटी। फर्स्ट, फॉरेन एक्सपेंशन एक तरीके से पूरा रिस्क है। आपने स्टडी करा और मे बी आउटकम वैसे नहीं निकला तो एक रिस्क है। इन द फॉरेन एक्सपेंशन देयर इज सो मच रिस्क एज कम्पेयर टू द, अगर हम अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करें, हमें डोमेस्टिक सब पता है, इतना रिस्क नहीं होगा जितना हमें फॉरेन में होगा। तो अगर फॉरेन एक्सपेंशन में ग्रेटर रिस्क होता है कि रिटर्न ऑफ एसेट्स आएगा ही नहीं, पे बैक पीरियड क्या होगा, पे बैक पीरियड का मतलब होता है मैंने जो पैसा लगाया है वो कब मुझे वापस मिलेगा। जैसे कि अगर मैंने 1 करोड़ लगाया तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट कब आएगी मेरे पास। तो पे बैक पीरियड, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ वहाँ की लॉज चेंज हो जाए तो बहुत अनसर्टिनिटी है, ठीक है। साथ ही साथ सेकेंड, लायबिलिटी ऑफ ओनर्स। डोमेस्टिक लोग ना पहले जो थे, ऐसा नहीं है कि कोई भी लोग डोमेस्टिक वाली, अच्छा भेज दिया, ठीक है। नाफ्टा वाला है ना, अभी लाइक 10-15 मिनट में करेंगे, ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा ना तब, थोड़ा सा बचा है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। मतलब मैं आपको बता दूंगी कि विच काइंड ऑफ आंसर समवन कैन एक्सपेक्ट एंड हाउ टू राइट। मैंने आपको पहले बोला है कि पॉइंट्स में लिखूं, लेकिन मतलब क्या हो सकता है उसमें बता देती हूँ मैं।
नहीं मैं आप मतलब कह रही हूँ कि जो केस स्टडी मैं आप भेज रही हूँ आप लोगों को उसके आंसर तो लिख के लाओ। आई डोंट थिंक कि मैंने आपको इतनी केस स्टडी 11 क्लास से ही 11th क्लास में से मैंने सब में केस स्टडी भेजी है, बट आई डोंट थिंक कि किसी ने एक भी केस स्टडी ढंग से की है। मतलब देखो तभी तो हो पाएगी ना केस स्टडी जब आपने उसे सोल्व किया हो। लाइबिलिटी ऑफ फॉरेनर्स, इट लोकल लोग जो होते हैं वो अपनी ऐसा होता है ना, मेड इन इंडिया कैंपेन चला, क्यों चला कि यहाँ पर जो है यहाँ बनाओ और बाहर बेचो। लोग ना ज़्यादातर ये चाहते हैं, वो एक टाइम पे आके ना वो आ जाती है अपना देश महान वाली चीज़ आ जाती है कि हमें अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। तो जो फॉरेन फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल हो या नहीं जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर एक तरीके से रिस्क है। थर्ड रिस्क है कॉम्पिटिटिव रिस्क। कॉम्पिटिटिव रिस्क मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट जाएगा दूसरी जगह, क्या वो सेम क्वालिटी, कंपटीशन बहुत होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, नेक टू नेक कंपटीशन। अगर लाइक पेप्सी एंड कोका कोला है कि अगर एक चीज़ एक गिराएगा तो दूसरा भी उतना ही गिराना या बढ़ाना पड़ेगा। तो ओलिगोपोलिस्टिक वाली चीज़ आ जाती है। कुछ लोग इतने पावरफुल होते हैं कि अगर कोई दूसरा फर्म एंटर कर रही है तो उसके लिए कोई वो वहाँ पर वो ही नहीं रख पाएंगे। हाँ, सो कॉम्पिटिटिव रिस्क का मतलब होता है कि कंपनी को ना इनोवेशन करना पड़ेगा। अगर कंपनी ने इनोवेशन कम कर दिया तो क्या होगा, वो लूज आउट कर जाएंगे। ऐसे मैंने ब्लैकबेरी, नोकिया, सो देयर इज नीड कि आप क्या करो, इनोवेशन करो तभी सक्सेसफुल हो पाओगे। इसके बाद पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क का मतलब क्या होगा? पॉलिटिकल रिस्क मीन्स कि पॉलिटिकल अगर वहाँ पर अनस्टेबल है, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता कि वो क्या नई पॉलिसी लिया है, क्या अच्छी मतलब क्या पॉलिसी ऐसे लिया है जो कि फेवरेबल नहीं है। जैसे कि इंडिया ने मेड इन इंडिया वाला कैंपेन स्टार्ट किया। सो व्हाट दे वांट कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर सेटअप करो, लाइक एफडीआई वाली थिंग को हमारी इंडिया क्या करती है, प्रमोट करती है। मे बी अभी नॉट हम ये प्रमोट ना करें, हम जॉइंट वेंचर प्रमोट ना करें, हम स्ट्रेटेजिक अलायंस प्रमोट ना करें। सो वी नीड टू थिंक फ्रॉम द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑल्सो कि पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल इवेल्युएशन ऑल्सो, जहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है वहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत डेंजरस है एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल स्टेबल। इसके बाद ये तो सारे फैक्टर्स थे जो कि सेकंड में थे। पहला क्या था, ज्योग्राफी को एनालाइज करना। सेकंड की इनेबलर्स, की इनेबलर्स में अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क, अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क। नाउ द थर्ड वन इज collection and analyze the data. You are doing the foreign expansion, आपने क्या करा, रिसर्च कर ली, ठीक है। आपने अब एनालाइज करने का टाइम आएगा। एनालाइज करते वक्त ये भी हो सकता है कि आपको भी जो भी डाटा मिला जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली मतलब बिल्कुल सही हो। कभी कभार आपको डायरेक्टली जाके वहाँ पर चेक भी करना होगा। तो फिर इसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन करना होगा। इन द फाइनल सिलेक्शन आपने जैसे ये देखा 7 कंटिनेंट में से 2 कंटिनेंट मेरे लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर मेरे जैसे ही लोग मतलब मेरे जैसे ही मार्केट रहे तो वहाँ पर एक्सपेंड करना सही रहेगा। अब मैनेजर वहाँ पर जाएंगे, वो देखेंगे जो एक्चुअली हमने एनालाइज करा दैट इज ट्रू और नॉट। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। इसके बाद क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन। सो दिस इज हाउ वी नीड टू सिलेक्ट कि विच कंट्री वी नीड टू इन्वेस्ट, किस कंट्री में हमें फॉरेन एक्सपेंशन करना है, इवन एक्सपोर्टिंग के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी। जैसे वो भी देखना पड़ेगा, टैक्स रेट वगैरह ऑल्सो भी, ये सब बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। डोमेस्टिक वाला जल्दी हो जाता है, लेकिन फॉरेन अगर आपको करना होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आपका भी देख लो, खुद ही देख लो, अब ये MDH वाला चीज़ हो गई है। अब लोगों के माइंड में ना वो MDH वाली चीज़ हमेशा रहेगी। अब कोई डोमेस्टिक परचेज करने जाएगा ना, उसको भी ऐसा लगेगा कि कुछ है तो नहीं ऐसे। कहने का मतलब है कि ब्रांड इमेज भी वो हो सकती है। जैसे पतंजलि वाली चीज़ थी, उन्होंने साफ साफ बाहर के लोगों ने क्या कर दिया, तो उसे एक्सेप्टेबल ही नहीं करा। या तो आपकी क्वालिटी ऐसी हो कि आप हर जगह एक्सेप्टेबल हो जाओ, और अगर आप फॉरेन एक्सपेंड तो करना चाहते हो और वो
ऐसी क्वालिटी का निकल जाए जो कि एक्सेप्टेबल ना हो, तो आपकी ग्लोबली आपके डोमेस्टिक में भी आपकी क्या हो सकती है, सेल्स डिक्रीज हो सकती है। आप लोग खुद सोचो, इससे पहले कभी सोचा था किसी ने कि ऐसा हो सकता है? मतलब वो मसाले जो हमारे इतने फेमस होते हैं कि उसी की वजह से हमारे पे कॉलोनी बनी, मतलब हम कॉलोनी बने किसी के, मतलब हमारे मसाले इतने फेमस नहीं होते तो शायद कोई हम पे कोई कब्जा करता ही नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, फिर वो करते हैं। आप मुझे, मैंने आपको 11 केस स्टडी दे दी है, कोई एक केस स्टडी निकाल के दे दो, उसके मैं आपको आंसर बता दूंगी कि लाइक ऐसा चाहिए। मतलब आपको मैंने अगर 11 दी है तो मुझे आपको ऐसा होता है ना कि कैसे कितने, मतलब क्या रहेगा, कोई मुझे एक केस स्टडी दे दो कि ऐसा है ये, हाँ मतलब आपको कैसे तरीके का स्टैंडर्ड चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्सेस कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट। देखो कोई भी फर्म है उसके पास दो चॉइस है, या तो क्या करो, ग्रीनफील्ड करो या एक्वायर करो, जैसे मैंने आपको बताया था, या तो कोई चीज़ एक्वायर कर लो या वो चीज़ को क्या करो, स्टार्टिंग से बिल्ड करो। ठीक है, तो अगर एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक है कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप विदाउट हैविंग एनीबॉडी आप खुद जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट। कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ जा रहे हो, जैसे कि आप कोलैबोरेट कर रहे हो किसी लोकल पार्टनर के साथ, किसी फॉरेन पार्टनर के साथ, इन ऑर्डर टू डू द फॉरेन एक्सपेंशन। आपको फॉरेन एक्सपेंशन करना है। कोलैबोरेशन में का मतलब होता है कि आप किसी फॉरेन पार्टनर के साथ, किसी लोकल पार्टनर के साथ कोलैबोरेटिव कर रहे हो फॉरेन एक्सपेंशन के लिए। उसके अपने डिसएडवांटेज है, जैसे कि आपको कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट के क्या डिसएडवांटेज है, एडवांटेज क्या है कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट के? एक तो रिड्यूस हो जाती है कॉस्ट, स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलता है, लॉज भी आपके फेवरेबल में रहते हैं, और क्या होते हैं फायदे, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, आपकी रिसोर्सेज शेयर हो जाएंगी, रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, रिस्क शेयर हो जाएगा, और एक्सेप्टेंस रेट भी बढ़ जाता है कि अगर लोकल पार्टनर के साथ कर रहे हो तो पर्सन नो कि लोकल है, एक बंदा लोकल है तो वो फॉरेन आया तो उससे एक्सेप्टेंस रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और इससे क्या रहता है, लेसर रिस्क होता है। कोलैबोरेशन से क्या होता है, लेसर रिस्क है, साथ ही साथ जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, आप ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो, कहना तो आप डिफरेंट जगह क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। अगर 1 करोड़ है, अगर आप उस 3 जगह कोलैबोरेशन कर लो, 3 जगह हो जाएगा, लेकिन अगर आप खुद ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो 1 करोड़ का 1 करोड़ लग जाएगा एक जगह। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तब बेस्ट है जब आपको पता है श्योरली आपको उसमें क्या मिलना है, फायदा मिलना है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज जहाँ पर हो ना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज वहाँ पर बेस्ट रहता है, जहाँ पर आपको कोई कंपटीशन है ही नहीं, आपको कोई कंपटीशन है ही नहीं, उस जगह बेस्ट है। अदरवाइज अगर जहाँ पर पहले से कंपटीशन है वहाँ पर कोलैबोरेशन सही रहती है, कोलैबोरेशन वाला लाइक चीज़ जो होती है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहता है। लेकिन इसकी ये फ़ायदा है कि आपका कंट्रोल ज़्यादा रहता है, आपको पता है कि इस फील्ड में कोई नहीं आ सकता, तो ये बेस्ट है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कौन सा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको लग रहा है इस वक्त कि हाँ नहीं इसका कंपटीशन नहीं है अभी? सोचो कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही जाना चाहिए, उनको किसी से कोलैबोरेशन नहीं करना चाहिए। कोई ऐसे सोचो एग्जांपल करंटली कौन कौन है उसमें, कोई भी एक एग्जांपल, एक कंपनी का एग्जांपल सोचो बस, कि उन्हें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए, उन्हें कोलैबोरेशन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो उनको वो फायदा नहीं मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए। हाँ, हाँ
और कोलैबोरेशन वाले को बताओ कि नहीं कोलैबोरेशन के साथ ही जाना चाहिए, नहीं ऐसा हो सकता, कोई ऐसे एग्जांपल सोचो। कोई इंडियन कंपनी है, कोई इंडियन कंपनी जैसे कि टाटा सन्स वाला अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जॉइंट वेंचर करा है एयर एशिया बनाने के लिए मलेशिया के साथ। हाँ हाँ, अब वाई द टेस्ला डू, टेस्ला इज लाइक जरूरी तो नहीं है उसको कोलैबोरेशन करने की, देयर इज नो नीड। अगर आपको सोचा जाए क्या टेस्ला को फाइनेंशियली जरूरी है, किस वजह से जरूरी है उसे टाटा सन्स के साथ कोलैबोरेशन करने की क्या जरूरत पड़ी? फाइनेंशियल भी एंड टेक्नोलॉजी भी, दो चीज इंपॉर्टेंट, लाइक टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल, वो तो कर सकता है, कोलैबोरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको खुद ही समझ आ गया होगा बाय द एग्जांपल कोलैबोरेशन की नीड कहाँ पर होती है, एक्सेप्टेंस में। अब इसमें रिसोर्सेज तो नहीं है कि टेस्ला चाहता है कि उन्हें ज़्यादा फंड चाहिए, उन्हें रिस्क कम करना है, दे कैन, वो रिस्क भी कैप्चर्ड है, कहने का मतलब है कि वो अपॉर्चुनिटी जो थी, जो अपॉर्चुनिटीज वाली जो हमने डिस्कस करे थे फैक्टर, वो सारे फैक्टर्स इसके फेवरेबल में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो अभी लाइक टाइम क्या हो रहा है, हाँ नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी है लाइक अकॉर्डिंग टू द अब सिलेक्ट कर लिया कि ऑर्गेनाइजेशन है, फिर किस बेसिस पे उन्हें डिवाइड करना है, जैसे कि होता है ना फंक्शन के बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे, हाँ हाँ साइज के बेसिस पे, कौन कौन से, अब ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्ट कर लिया कि हमें ये करना है। कुछ होते हैं कि फंक्शन के बेसिस पे वर्क करते हैं, कुछ होते हैं ज्योग्राफी की बेसिस पे वर्क करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं। ऐसा होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ने ये बोल दिया कि 7 कंटिनेंट, तो लाइक इसका एक ऑर्गेनाइजेशन इसके अकॉर्डिंग, तो कैसी ये है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन विच ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट सूटेबल फॉर एन एक्सपेंशन, नेक्स्ट स्टॉप वो करते हैं। और इसके एग्जाम्पल सोच के आना, और एग्जाम्पल भी सोच के आना, और एग्जाम्पल मतलब और इसको रीड भी करके आना। ठीक है, तो केस स्टडी डिस्कस करते हैं। अब वो देखो जो मैंने आपको बोला है कि 11 केस स्टडी भेज दी, उसमें से एक केस स्टडी आप खुद चूज कर लो, वो आपको खुद ही चूज करनी है। केस स्टडी देखो, पहले रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन रीड द केस स्टडी। फर्स्टली रीड द क्वेश्चन कि व्हाट दे आस्क फ्रॉम यू, इट इज इन दैट कि आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको पहले पैराग्राफ से ही मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपको फर्स्ट वाले का आंसर लास्ट पैराग्राफ से मिले, तो ये बात याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि फर्स्ट, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मिलेगा, आपको उसको रीड करना है कि कहाँ से आपको मिल सकता है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अगर इसको ना देखो मुझसे कोई पूछे ना, मेरे को केस स्टडी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इसका आंसर देने के लिए। नहीं मैं नहीं कह रही कि मेरे को रीड करने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब हाँ पैराग्राफ में है। अब ये पूछा है कि अभी आपने पढ़ा है कंट्री की सिलेक्शन क्यों करा, आपको खुद जो ये था ना नाफ्टा जो है वो 3 उन्होंने बनाया, यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा। अब वो मैक्सिको में गए, क्यों गए खुद सोचो, ये तो पता ही है, वो डेवलप है वो डेवलपिंग है, वो सारे फैक्टर, लो कॉस्ट, स्किल्ड लेबर, रिसोर्सेज, वो सभी चीज़ लिखनी है इसमें।
तो खुद सोचो कि फर्स्ट वाले के लिए क्या आपको थोरोली रीड करने की जरूरत है? अगर आप ये भी लिख दोगे, लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स इसमें से हाईलाइट करके देने हैं। आप समझा तो रहे हो इसके अकॉर्डिंग कि हाँ ये है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइटेड करके देने की ये एडवांटेज। समझ आया कि फर्स्ट वाले में तो आपको जरूरी है ही नहीं, वो तो आपको पहले भी आंसर पता ही है इसका। पता है ना आपको कि यूएस वाले ना वो मैक्सिको की तरफ क्यों गए? यूएस वाले ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, क्यों आया? क्योंकि लो कॉस्ट है एक तरीके से, चीप लेबर है। बट गिव द फैक्ट ऑल्सो ना, दैट हाउ मच। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्टली यू नो द रीजन, यू कैन गिव द रीजन एंड गिव द फैक्ट फ्रॉम द केस स्टडी। फैक्ट दे दो केस स्टडी से।